गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रही थी नेम रिएक्शंस। 3 लेक्चर रिलीज हो चुके हैं और शायद 18 के आसपास नेम रिएक्शन आपकी हो चुकी होंगी। जो भी हो गई हो, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। या तो हम इसको बोलेंगे विलियमसन सिंथेसिस या बोलेंगे विलियमसन रिएक्शन, एक ही बात है। इसमें क्या होते हैं, ईथर्स बन के आते हैं और सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बन के आएंगे। ये ईथर है सिमेट्रिकल, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। और अगर ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अब होता क्या है, इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा। या एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है सोडियम फिनॉक्साइड से। फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एराइल ग्रुप इधर नहीं लगेगा, एराइल ग्रुप इधर ही लग सकता है। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ये रिएक्शन बोली जाती है विलियमसन सिंथेसिस। एग्जाम्पल ले लो, अगर आप इधर ये ले लोगे, ये सिमेट्रिकल ईथर्स बने, और अगर ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट ले लोगे तो ये जो ईथर बनेंगे ये बनेंगे अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल और ये अनसिमेट्रिकल। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे विलियमसन सिंथेसिस। यानी विलियमसन सिंथेसिस में ईथर्स बनेंगे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ये हमारी नेम रिएक्शन थी। अब आती है बच्चों नेक्स्ट नेम रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन हम लेते हैं मार्कोनी कॉप्स रूल। ये रूल एप्लीकेबल होता है एल्कीन की अनसिमेट्रिकल एल्कीन की एडिशन रिएक्शन से, और जो चीज ऐड हो रही होगी वो पोलर होगी। अब हमने ये एग्जाम्पल लिया बच्चों, ये एल्कीन है, लेकिन ये एल्कीन बोली जाएगी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल इस सेंस में बोल रहे हैं कि डबल बॉन्ड से कट करोगे तो लेफ्ट और राइट में कार्बन हाइड्रोजन इक्वल है। यहाँ पर इसकी रिएक्शन मान लो इससे हो रही है HCl से। ये है पोलर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आप ऐसा सोचें, H यहाँ आएगा तो Cl यहाँ आएगा, या इसका रिवर्स, H यहाँ तो Cl यहाँ। मैं दोनों केसेस करके दिखा रहा हूं। लेफ्ट में आया H और इधर आया Cl, या इधर आएगा Cl और इधर आएगा H। ये दोनों कंपाउंड सेम है। इसका नाम भी है 1-क्लोरोईथेन और इसका नाम भी है 1-क्लोरोईथेन। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर यही यहां करते हम, एडिशन डबल बॉन्ड पे होगा, यहां पर H आएगा तो इधर Cl आएगा। पहला केस तो हम यही ले रहे हैं, इधर H आया तो इधर Cl, या यहां पर Cl आएगा तो यहां H आएगा। ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट बने। इसका नाम है 1-क्लोरोप्रोपेन और इसका नाम है 2-क्लोरोप्रोपेन। ये रूल ये कहता है कि जब भी ये अनसिमेट्रिकल क्यों है एल्कीन, बीच से कट करो, इधर
2 कार्बन और इधर 1 कार्बन, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे मार्कोनी-कॉप्स रूल नहीं लगेगा क्योंकि दोनों केसेस में सेम प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं। यहाँ पर अनसिमेट्रिकल के केस में रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर रिएजेंट, दिस इज पोलर रिएजेंट, goes to the carbon having least number of H atoms। इस कार्बन पर 2 H एटम है और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3CH, नेगेटिव पार्ट यहाँ तो ये यहाँ। दिस रूल इज नोन एज मार्कोनी-कॉप्स रूल। आपको ये याद रखना है कि मार्कोनी-कॉप्स रूल कहाँ लगेगा, तो आप कहोगे ये लगेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शंस में, और एडिशन हो रहा होगा किसी पोलर रिएजेंट का। देन नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ H एटम्स। अब हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, ये भी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, यहां से कट करके देखो, इसकी रिएक्शन मान लो HBr से हो रही है, तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे आएगा क्योंकि इस पर 1 हाइड्रोजन है और इस पर 2 हाइड्रोजन है। CH3 CH2 CHBr और यहाँ CH3। नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ H एटम्स। दिस इज नोन एज मार्कोनी-कॉप्स रूल। इसके मैं नोट्स अभी आपको सेंड कर रहा हूं, इतनी आप कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट आता है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं खरास इफेक्ट। 3 में से कोई एक नाम कह सकते हो। ये भी लगेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन की एडिशन रिएक्शंस में, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन की जो एडिशन रिएक्शन है ये सिर्फ लगता है बच्चों HBr में, जबकि मार्कोनी-कॉप्स रूल सब में लगेगा, HOH में भी लगेगा, HCN में भी लगेगा, किसी भी पोलर रिएजेंट में लगेगा, HI, HBr, HCl, लेकिन ये सिर्फ HBr में लगेगा। हमको सिर्फ इतना भी लर्न करना है, बाकी कुछ थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये HCl और HI में एप्लीकेबल नहीं होता है। इन प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड, कोई एक ऐसा कंपाउंड लोगे जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होगी, जिसमें पेरोक्साइड, या तो ये बना दो ये पेरोक्साइड लिंकेज होती है जब O से O जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड से, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या सिंपली पेरोक्साइड या पेरोक्साइड लिंकेज बना दो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ H एटम्स। यहाँ पर H एटम है 2 और यहाँ पर H एटम है 1। यहाँ पर एडिशन नहीं होगा बच्चों क्योंकि वो पहले से ही सैचुरेटेड है। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यानी Br यहाँ आएगा और H यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ H आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा और यहाँ Br लग जाएगा, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल हर किसी में लगेगा, लेकिन एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल सिर्फ HBr में। इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ गया, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पेरोक्साइड भी प्रेजेंट है कि इसमें मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा या एंटी मार्कोनी, तो कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ मार्कोनी लगेगा, कुछ कहेंगे यहाँ एंटी मार्कोनी लगेगा। अब आप जरा सोचें, जैसे ही आपको पेरोक्साइड दिखता है आप तुरंत सोचने लगते हो कि ये एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल तब लगेगा जब पेरोक्साइड के साथ में HBr भी हो, यहाँ पर मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा। अब अगर ये हटा दें, अभी भी यहाँ मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा। यहाँ HBr ले लें, अभी भी यहाँ मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, लेकिन HBr के साथ में अगर हमने पेरोक्साइड ले लिया, अब यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। According to this rule, negative part goes to the carbon having large number of
H एटम्स, इन 2 कार्बन से मतलब है जो अनसैचुरेटेड है। यहाँ एक H है और यहाँ 2 H हैं, तो Br यहाँ आएगा और H यहाँ आएगा। CH3 CH2 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 Br, ये है। ये हो गया हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है सेट-जेफ रूल। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो बच्चों तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हैलोजन ऐड हो तो हैलोजनेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो डीहाइड्रोजनेशन, हैलोजन रिमूव हो डीहैलोजनेशन। ये रूल एप्लीकेबल होगा किसी भी एल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शंस में, यानी हाइड्रोजन भी हट रहा है और हैलोजन भी हट रहा है। और एल्काइल हैलाइड होना चाहिए अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वहां पे जो हमने मार्कोनिकॉफ्स रूल में देखा था। ये एल्काइल हैलाइड अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल हम किस सेंस में बोल रहे हैं? जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है इसके लेफ्ट और राइट में कार्बन इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2 कार्बन है यानी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 कार्बन है। हैलोजन निकलेगा, इसके पड़ोस वाले जस्ट एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। इसकी रिएक्शन होगी KOH एल्कोहलिक्स। हैलोजन निकला, इसके पड़ोस वाले कार्बन अब 2 हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। यहां से अगर H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, यहां से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। मान लो पहले लेफ्ट हैंड साइड से निकला तो डबल बॉन्ड यहां, और अगर राइट से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। बाकी सब कुछ सेम। ये रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट हैलोजनेटेड कार्बन, यानी जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजनेटेड कार्बन के उस साइड से हाइड्रोजन इजीली निकलेगी जिधर बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा होगा। यानी हैलोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड यानी इस हाइड्रोजन के निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके निकलने के चांसेस कम है। निकलेगी दोनों साइड से, इसके चांसेस ज़्यादा हैं यानी डबल बॉन्ड यहाँ आने वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा मेजर, और ये माइनर। ये बड़े ज़्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। तो ये रूल एप्लीकेबल होगा इन द डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड्स। According to this rule, the hydrogen easily removes from the side of halogenated carbon having large alkyl group. अच्छा बच्चों, ये सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड में एप्लीकेबल नहीं होगा ये रूल। क्यों नहीं होगा वो भी आप समझ लो। अब इसके दोनों साइड में H है, एक ही एक मिथाइल ग्रुप है, इधर से निकलेगा। अच्छा, ये K और ये Cl KCl निकल जाता है, ये OH और यहाँ कहीं से एक H H2O निकल जाता है। इसकी रिएक्शन हो रही है KOH और कैसा एल्कोहलिक। अब देखना बच्चों, लेफ्ट से निकलेगा तो डबल बॉन्ड लेफ्ट में आएगा, राइट से निकलेगा तो डबल बॉन्ड राइट में। अब ये दोनों सेम बने, ये भी प्रोप 1 इन है और ये भी प्रोप 1 इन है, KCl और H2O निकल जाएंगे। तो यहाँ पर रूल इसलिए नहीं लग रहा है कि इधर से निकालो या इधर से निकालो, प्रोडक्ट सेम बन रहा है। इसलिए ये सिमेट्रिकल क्यों है? जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उसके दोनों साइड में कार्बन सेम है। तो सेट-जेफ रूल एप्लीकेबल होगा इन द डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल alkyl halide. This rule is also applicable
in the dehydration reactions of alcohols. Dehydration means removal of H2O. Hydration means पानी का ऐड होना और पानी का रिमूव होना, डिहाइड्रेशन। इसकी रिएक्शन हो रही है इससे 443 केल्विन पे। ये अल्कोहल है देखो बच्चों, तो ये OH जाएगा। अब इसके लेफ्ट में से भी H जा सकता है और राइट से भी H उधर से आसानी से रिमूव होगा जिधर बड़ा एल्काइल ग्रुप है, और बड़ा एल्काइल ग्रुप इधर है, यानी यहाँ आने के चांसेस ज़्यादा और यहाँ आने के चांसेस कम, यानी डबल बॉन्ड यहाँ आने के चांस कम होंगे क्योंकि इधर छोटा एल्काइल ग्रुप है और इधर ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है। हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगी उस साइड से जिधर बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा होगा। तो सेट-जेफ रूल एप्लीकेबल होगा बच्चों किस किस में? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कोहल्स। ये था हमारा सेट-जेफ रूल। अब नेक्स्ट नेम रिएक्शन आती है हमारी एस्टरिफिकेशन। ये तो आपने 10th में भी पढ़ी होगी, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है किसी भी अल्कोहल से तो एस्टर्स बनते हैं, फ्रूट स्मेलिंग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की फ्रूटी स्मेल आती है। एस्टर का बनना बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। जब कोई भी एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट करता है किसी भी अल्कोहल से, कैटालिस्ट होता है H2SO4, तो एस्टर बनेगा, एसिड का H और अल्कोहल का OH, ये रिमूव होके निकल गया H2O, डबल OR डैश, ये रिएक्शन हुई, ये बना एस्टर, और एस्टर या ईस्टर जो भी आप बोलो का बनना इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 देन एस्टर्स आर फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। यहाँ पर ये काम कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज वेल एज कैटलिस्ट, दोनों काम है, कैटलिस्ट तो है ही। अब जब ये H2O बन जाएगा इसको ये डिहाइड्रेट कर देगा तो एस्टर की यील्ड ज़्यादा आएगी, क्योंकि अगर ये पानी यहाँ से रिमूव नहीं करोगे तो ये दोनों कंबाइन करके फिर से यहाँ आ जाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, इस एस्टर में डबल O के बाद जो अल्काइल ग्रुप होगा वो अल्कोहल का होगा। यानी अगर डायरेक्ट मैं आपको ये दे देता और मैं आपसे कहता ये किस अल्कोहल से मिलके बना होगा, तो डबल O के बाद है R डैश, इसमें OH और लगा दो, यानी ये R डैश OH से मिलके बना है। अब मैं एक और रिवर्स क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पर ये है C2H5COOCH3। मैंने कहा कि ये एस्टर किस अल्कोहल से मिलके बना है, तो डबल O के बाद कौन सा अल्काइल ग्रुप है? CH3, यानी ये मिलके बना होगा CH3OH और ये एसिड बना दो C2H5COOH। रिवर्स क्वेश्चन ध्यान रखना, यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एस्टर किस अल्कोहल से मिलके बना है। ये वाला आ गया, इसकी रिएक्शन हुई इससे, ये H और ये OH और ये CH3 यहाँ लग गया, देखो ये बन गया। मैं फिर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं स्पेशली फोर्स देके ये वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने ये ले लिया, अब मैंने कहा कि ये किस अल्कोहल से मिलके बना है, तो C2H5OH से मिलके बना होगा, क्योंकि डबल O के बाद जो अल्काइल ग्रुप है वो है C2H5, यहाँ OH और इधर एस्टर लगा दो, एसिड लगा दो। ये तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन थी। यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात ये कि एस्टर को देख के आप बता सकते हो कि ये किस अल्कोहल से मिलके बना होगा या किस एसिड से मिलके। अब जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया RCOOR डैश, मैंने कहा कि ये एस्टर किस अल्कोहल से मिलके बना होगा, तो डबल O के बाद है R डबल डैश, यहाँ पर OH लगा दो और यहाँ पर ये एसिड, देखो ये हटा और ये हटा और यहाँ पे R डबल डैश आ गया। ये था एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट है फिशर्स एस्टरिफिकेशन।
बिल्कुल सेम रिएक्शन है, एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल से, एस्टर एंड वाटर बनेगा। बस यहां पर अगर हम कैटलिस्ट यूज कर लें HCl गैस, इन सब जगह कौन है HCl गैस, HCl गैस। तो जब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, जब कोई एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस एज कैटलिस्ट, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज फिशर्स एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट एक और आता है बच्चों, मैंने सारे एस्टरिफिकेशन पास पास लाके रख दिए हैं। नेक्स्ट है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, एस्टर रिएक्ट करेगा अल्कोहल से और अल्कोहल को लिया जाएगा एक्सेस अमाउंट में, अल्कोहल को लिया जाएगा एक्सेस अमाउंट में। जैसे ये एक कोई एस्टर है, इस एस्टर की रिएक्शन एक अल्कोहल से होगी, लेकिन कंडीशन क्या है, वो अल्कोहल वो होगा जिस अल्कोहल से मिलके ये बना है वो अल्कोहल ना हो और कोई भी हो। ये एस्टर बना है बच्चों किस अल्कोहल से मिलके, R-OH। तो R-OH यहां पर ना हो, R-OH हो। कैटलिस्ट कोई एसिड ले लो या बेस, बेस का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट R-ONA या पोटेशियम लगा दो, ये बेसिक होता है नेचर का, ये हो या फिर ये। एस्टर का जो अल्कोहल वाला अल्काइल ग्रुप है और ये दोनों आपस में ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ R" आ जाएगा और यहाँ R' आ जाएगा, यानी एक नया एस्टर और एक नया अल्कोहल बनेगा। ये अल्कोहल वाले अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर हो गए, दिस इज नोन एज ट्रांस एस्टरिफिकेशन। फिर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हमने ये ले लिया CH3COOC2H5, इस एस्टर की रिएक्शन हम करवाएंगे एक अल्कोहल से। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जो अल्कोहल लोगे वो अल्कोहल जिस अल्कोहल से मिलके ये बना है वो अल्कोहल नहीं होना चाहिए। ये एस्टर बना है C2H5OH से मिलके, तो कंडीशन ये है कि यहाँ पर C2H5OH ना हो, बाकी कुछ भी हो। मान लो हमने यहाँ ले लिया CH3OH, लार्ज अमाउंट में लेना पड़ेगा तब रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। कैटलिस्ट ये या इसके करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट, ये है सोडियम एल्कोक्साइड, ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे प्लस C2H5OH। फिर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, इस एस्टर की रिएक्शन होगी अल्कोहल से, कौन सा अल्कोहल नहीं होगा, CH3OH नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो, C2H5OH। ये हो गया और वो ही कैटलिस्ट वही है, बस यहाँ पे ये चीज़ बदल जाएगी, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ये होगा। तो ये थी बच्चों हमारी नेम रिएक्शंस, हमने डिस्कस करी आज। विलियमसन रिएक्शन, फिर सेट-जेफ रूल, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, एस्टरिफिकेशन, फिशर्स एस्टरिफिकेशन एंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन। इतनी आप नोट करो, मैं अभी ग्रुप में आपको नोट सेंड करता हूँ, बाकी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू।